हेलो गाइस। आजकल मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर लेने के लिए फॉर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स। एंड मोस्टली एजेंडा एक ही होता है कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नेक्स्ट क्या स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और आगे नई जॉब्स कैसे वो अच्छे तरीके से इंटरव्यूज क्रैक कर सकें, कैसे अपने आप को इन अ राइट वे मार्केट में प्लेस कर सकें। आई थिंक यही बेसिक एजेंडा होता है। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ सेशंस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो फाइनल ईयर्स के ही होते हैं या थर्ड ईयर के होते हैं, और उनका एक ही क्वेश्चन होता है जो कॉमन होता है इन हर एक सेशंस में। वो होता है कि सर मैं अपना एम कैसे डिसाइड करूं कि मुझे नेक्स्ट करना क्या है। क्योंकि कई बार आप ऐसा देखेंगे कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस वजह से कर लेते हैं, बीटेक में एडमिशन इस वजह से ले लेते हैं क्योंकि आफ्टर 12th बहुत सारा प्रेशर होता है फैमिली का, दोस्तों का, सोसाइटी का कि कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, तो एडमिशन ले लिया। लेकिन अब उसके बाद नेक्स्ट क्या? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। जब हम मार्केट में आते हैं देन वी रियलाइज कि बीटेक की लाइफ तो बहुत इजी थी। वो जो 8 सेमेस्टर्स में डिफरेंट एग्जाम्स थे, वाइवा था, प्रैक्टिकल्स थे, वो तो बहुत इजी थे। उनसे बहुत कुछ आगे चैलेंजेस कंडीशन अब आने वाली है। मैं हमेशा उनको एक ही आंसर देता हूं, क्या आपने अपना गोल डिसाइड किया है? आपका एम क्या है? क्योंकि उसके बाद इसका आंसर करना थोड़ा इजी हो जाता है। मैं आप लोगों को उस जगह से लेकर के आता हूं जहां से हम सबकी स्टार्टिंग होती है एक्चुअली, नेचर। मैं जनरली स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम नेचर। अगर आपने गोल नहीं डिसाइड किया है, अगर आपने प्रॉपर गोल नहीं डिसाइड किया है, देन इट विल बी द रियली अ बिग चैलेंज। 90% पीपल ये भी कहते हैं सर कैसे गोल डिसाइड करें। जो आसपास लोग होते हैं वो कैसे डिसाइड कर लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग कई बार गोल ऐसा सोचते हैं, जैसे मैं कभी इंटरव्यूज में कभी बच्चों से पूछता हूं कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है, तो बोलेंगे सर मैं 5 साल में एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूं, कोई बोलता है कि मैं एक अच्छी पोजीशन में जाना चाहता हूं, कोई कहता है मैं अच्छा डिजाइनर बनना चाहता हूं। बट रियलिटी में क्या ये सारे आपके गोल हैं? ये तो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं। क्या आप हमेशा उसी जगह पे रहेंगे? नहीं, आप उससे आगे भी बढ़ेंगे। तो रियल गोल क्या होना चाहिए? आप अपने सीनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, या अपने जो भी नोन गुड पर्सनालिटीज हैं, जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, उनके आसपास और उनकी लाइफ में जो हो रहा है उससे सीखिए। आप एक चीज हमेशा कॉमन पाएंगे, वो है कि उनकी लाइफ का एक ही एम होता है सभी का, वो है ग्रोथ। अब जो मैं आपसे नेचर की बात कर रहा था कि नेचर से कैसे सीखना है, आपने कभी ट्री को नोटिस किया है? प्लांट को? प्लांट और आप में एज अ बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्यादा डिफरेंस नहीं। आपने पूरी बीटेक में जो नॉलेज लिया है वो प्लांट की रूट की तरह होता है। जैसे जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती हैं, वो सारा नॉलेज आपके पास है। अब आपकी फाउंडेशन मजबूत है, बट आगे कैसे आना है? आप कभी पेड़ को नोटिस करिएगा, जो आपका जब वो ग्रो करता है तो उसका मेजर एम क्या होता है? ग्रोथ। अगर आप उसके आगे कुछ ले आएंगे, इवन मैं बहुत ही ये तो जड़ वो वाली हो गई जो कि जमीन पे है। अगर आप मनी प्लांट पे भी नोटिस करें तो मनी प्लांट कैसे ग्रो करता है? मनी प्लांट के आगे आप कुछ भी ले आइए, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ट्रैक चेंज कर लेगा, लेकिन अपनी ग्रोथ नहीं रोकेगा। अगर आप और पेड़ों को देखिए, अगर आप उनको ऊपर से कट कर दीजिए तो वो क्या करेंगे? उनमें नई शाखाएं आ जाएंगी साइड से, लेकिन वो अपनी ग्रोथ नहीं रोकता। अब हमें ये डिसाइड करना है कि मेरी लाइफ का एम क्या है। अगर हम सबकी लाइफ का एम केवल ग्रोथ है तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी फील्ड में होंगे, ऑटोमेटिक आप ग्रो कर जाएंगे, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो अब आगे आते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद ऐसा कुछ नया क्या करें कि जब मैं मार्केट में आऊं, जब आप लोग मार्केट में आए तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़े। जब आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, द पीपल शुड हैव टू इंचैंट, या दिस इज द पर्सन एक्चुअली व्हाट वी नीडेड। क्योंकि एज अ फ्रेशर ये एक्सक्यूज तो बहुत इजी है कि मैं फ्रेशर हूं सर, मेरे पास कोई लिंक नहीं है, लोग मुझे जॉब ऑफर नहीं कर रहे। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि अगेन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि
आप सब कुछ अपनी लाइफ से नहीं सीख सकते, आप दूसरों से सीखिए, अपने सीनियर से सीखिए, अपने जो घर में बड़े हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो जॉब्स में हैं आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक, तो उन्होंने क्या ऐसा किया। आप सबके अंदर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव भी आपने नोटिस किया है, वो जब कुछ आपको बेचने आता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो आपसे 10 टाइम्स ज्यादा होती है, क्योंकि बेसिकली जो सेल्स एग्जीक्यूटिव सामान बेच रहा होता है वो अपनी आधी एनर्जी आप में ट्रांसफर कर देता है, जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन देता है और जिस तरीके से उसको उस प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। अब जब आप मार्केट में आते हैं तो क्या आपको वो नॉलेज होती है जो इंडस्ट्री में एक्चुअल रिक्वायर्ड है। आप जब तक जमीन के अंदर थे, जब तक आप अपनी रूट्स मजबूत कर रहे थे, तब तक आपको जो नॉलेज लेनी थी आपने ले ली, सीख लिया बीटेक से। अब जब बाहर आना है, इस दुनिया में आना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसा कैसा प्रेशर आपके ऊपर आएगा, और जो पहले पुराने पेड़ हैं मार्केट में ऑलरेडी, उन्होंने किस तरीके का टेम्परेचर, कितनी हीट झेली है, कितनी आंधियां और तूफान झेले हैं, वो आपको भी पता होना चाहिए। देन ये थोड़ा इजी हो जाता है समझना। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ आपकी लाइफ से। जैसे ही आप इंटरव्यूज देने इंडस्ट्रीज में आते हैं, देखिए कुछ लोगों का एम होगा फॉर द फर्दर नेक्स्ट पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट्स विद नॉलेज, लाइक might be they can go MTech from abroad or from India with some reputed college, they can go there. Some can go for the government institutions also, वो एग्जाम दे सकते हैं, गेट का एग्जाम दे सकते हैं, बहुत सारे PSUs के अपने सेपरेट एग्जाम होते हैं, वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में, वहां पर इंटायरली डिफरेंट है सिनेरियो, इंटायरली डिफरेंट। जब आप वहां आएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर जो मैं बीटेक का नॉलेज लेकर के आया हूँ उसके बेस पे तो बहुत सारा कंपटीशन है, मुझे एंट्री ही नहीं मिल रही, क्योंकि इट्स लाइक अ पिरामिड, नीचे बहुत सारी भीड़ है, उसको क्रॉस करके जब हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हैं, देन वी रियलाइज कि मुझे तो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। अगर मेरे सामने बहुत सारे पत्थर रखे हों तो आप और मैं उनमें से कौन सा पत्थर उठाएंगे? ऑब्वियसली जो शाइन कर रहा होगा। तो शाइन कैसे करें कि लोग मुझे पिक करें? अगर मैं इंटरव्यू तक पहुंच भी जाऊं तो लोग मुझे क्यों सिलेक्ट करें? ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में होना चाहिए। कई बार हम सॉफ्ट स्किल्स और जो HR के नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो सब तो सीखते हैं, लर्न करते हैं, लेकिन क्या हम रियल क्वेश्चंस लर्न करते हैं जिसकी वजह से बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मुझे इंडस्ट्री में एंट्री मिलनी चाहिए? शायद नहीं। आज मैं आप लोगों को 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा। आई होप कि अगर आप उन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री इजी हो जाएगी। कैसे? स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से। अगर आप 2 तरीके की इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। पहली होती है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, जहां पे इंजीनियरिंग सर्विसेज दी जाती हैं, कंसल्टेंसीज दी जाती हैं। जनरली इसमें एंट्री लेना बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट बनने के लिए कुछ एक्सपीरियंस जरूर चाहिए होता है। तो अगर आप उन लोगों को ज्वाइन भी करेंगे तो बहुत ही छोटा मोटा आपको काम मिलेगा, और वो जो पैकेज भी होगा वो भी बहुत कम होगा। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर जाने के लिए आपको एक अच्छा अगर नॉलेज है जो उनको रिक्वायर्ड है, तो ऑटोमेटिकली आपका पैकेज भी अच्छा होता है और आपकी ज्वाइनिंग भी अच्छी होती है। अब वो कौन कौन सा नॉलेज है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि वो किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसे किस तरीके के कस्टमर्स खरीदते हैं। तो आप नेट से, अपने सीनियर से उस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग वो कंपनी कर रही है, उसके प्रोसेस को समझ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं, डिजाइन प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो जब आप इंटरव्यूज देने जाएंगे तो आपको बहुत ही इजी होगा उस कंपनी के लोगों से कनेक्ट करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एज अ डिजाइन इंजीनियर जा रहे हैं इंटरव्यू देने, या आप एज अ क्वालिटी इंजीनियर जा रहे हैं इंटरव्यू देने, या आप प्रोडक्शन के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज मार्केट में हैं वो सब किसी ना किसी स्टैंडर्ड पे काम करती हैं। अगर इंडिया में है तो इंडियन स्टैंडर्ड्स पे काम करेंगी, बट जस्ट ग्लोबलाइजेशन, आजकल सब कुछ लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा है, लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंडिया इज अ हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाउ, तो लोग यहाँ बना करके बहुत सारी चीजें बाहर भी बेचते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा फोकस है। तो अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो सबसे पहले अगर डिजाइन हो रहा है प्रोडक्ट, तो उसके अंदर
किस तरीके के प्रोसेस, डिजाइन प्रोसेस होते हैं, जैसे टॉप डाउन अप्रोच होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है, तो उन सारे अप्रोचेस को पढ़िए, समझिए। अगर आप 10 इयर्स बैक जाएं तो बहुत सारे लोग जिनको पहले 3D सॉफ्टवेयर्स आते थे लाइक प्रोवी, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, तो उनको एंट्री बहुत इजी हो जाती थी इंडस्ट्री के डिजाइन ऑफिसेज में। बट अब ऐसा नहीं है। आजकल ये सारे सॉफ्टवेयर्स हर एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिखाए जा रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या? सबसे पहला, अगर आपको सॉफ्टवेयर्स आते भी हैं तो आपको आते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से, लेकिन आजकल 3D मॉडलर किसी को नहीं चाहिए। 3D मॉडलिंग हर कोई कर लेता है। एक छोटे से 12th पास बच्चे को ही बैठाया जाएगा ना और उसे ठीक से सिखाया जाएगा तो 3D मॉडलिंग कर लेगा। लेकिन जब वो 3D मॉडल से टेक्निकल ड्राइंग बनती है, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग बनती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनती है, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। लाइक इफ आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि अगर आपने एक छोटी सी प्लेट भी बनाई तो वो प्लेट किससे कटेगी? मार्केट में किस साइज की बिग प्लेट्स आती हैं? प्लेट्स मींस स्टील प्लेट्स। किस साइज की प्लेट्स आती हैं, किन स्टैंडर्ड से आती हैं, फिर उनका जो ओवरऑल साइज होता है, उसके बाद उनकी नेस्टिंग होती है, तो नेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स क्या हैं? फिर अगर वो प्लाज्मा कट होगा या लेजर कट होगा तो बाय डिफॉल्ट टॉलरेंसेस चेंज हो जाएंगी। तो वो टॉलरेंसेस क्या होती हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आपको वो ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद अगर फैब्रिकेशन होता है, वो प्लेट्स आपस में वेल्ड होती हैं, तो किस तरीके की वेल्डिंग होगी और वो वेल्डिंग के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी MNCs हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो 99% ISO 3834 पे काम करती हैं। फिर से सुनिएगा, ISO 3834, इसके अंदर वेल्डिंग का सारा स्टैंडर्ड्स होता है। इवन वेल्डिंग करनी कैसे है, जॉइंट्स प्रिपरेशन कैसे करने हैं, किस तरीके का इलेक्ट्रोड यूज करना है, इन सब के स्टैंडर्ड्स हैं। वेल्डिंग चेक करने का क्या प्रोसेस है? सोचिए, अगर आप फैब्रिकेशन में जाते हैं एज ए इंजीनियर तो वो नॉलेज भी आपको मिलेगा इससे। अगर आप एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर भी जाते हैं तो भी आपको पता होगा कि आपका जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वो कैसे करनी है, जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, विजुअल टेस्टिंग है, DP टेस्ट है, वो कैसे करना है। तो आपको वो सारा स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। अब आपको ये सारा नॉलेज थोड़ा बहुत नेट से मिलेगा। देखिए, आपको एज अ फ्रेशर कोई भी ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। इवन कई बार आपको लोग इंटरव्यूज में पूछेंगे कि एज अ बीइंग अ क्वालिटी इंस्पेक्टर, अगर आपको एज अ क्वालिटी इंटर्न भी इवन रखा जाए तो आप कैसे प्रोसेस को यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट। इवन आप असेंबली में जाएंगे तो वहां पर असेंबली में डिफरेंट काइंड ऑफ SOPs होंगे। जैसे मैं अगर स्टार्ट करूं, आपको जो प्लेट्स हैं, आपने फैब्रिकेशन कोई पार्ट बनाया तो उसकी शॉर्ट ब्लास्टिंग होती है। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग किस स्टैंडर्ड से होती है? जो पेंटिंग होती है उसमें जो राल कोड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पेंटिंग का DFT कितना होना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा? जनरली ये सारी बातें एक्सपीरियंस लोगों को पता होती हैं जो इंडस्ट्री में पहले से अवेलेबल है, बट आप तो है नहीं। लेकिन आपके कनेक्शंस, आपका जो कनेक्ट है वो इंडस्ट्री के उन लीडरशिप लोगों से होना चाहिए, लीडर से होना चाहिए, जिनसे कि आप ये सारा नॉलेज ले सकें। सो दैट जब आप इंटरव्यूज दें तो द पीपल in front of you should be mesmerized. This person is definitely a fresher guy, but he has that kind of keenness, eagerness to join the industry with this kind of knowledge. Definitely that knowledge you have taken from somewhere else, from your seniors, from your relatives or whatever. लेकिन अगर आपको किसी फील्ड में जाना है, जैसे हम हमेशा ये बात कही जाती है, इंसान अपने उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ वो अपना टाइम बिताता है। तो आपको जिस तरीके की इंडस्ट्री में जाना है वैसे सीनियर्स ढूंढिए, उनसे वो नॉलेज लीजिए, सीखिए, और सीखने के बाद यू कैन डू वंडर्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड इवन आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी, बिकॉज 90% पीपल विल फील दैट दिस इज द न्यू गाय, अभी बिल्कुल अभी तो आया है कॉलेज से, इसे क्या पता होगा। और एट दैट टाइम व्हेन यू विल शो योर नॉलेज, दैट विल अमेज एवरीबॉडी। एंड दैट इज द पॉइंट जो आपकी इंडस्ट्री में एंट्री होने के बाद ग्रोथ में ट्रिगर करेगा। जैसे अभी क्या होता है कि बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। आपने सुना होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, हर एक कंपनी में होता है, PPC डिपार्टमेंट होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, बट उसके अंदर भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जो IIMs भी प्रोवाइड करता है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि उनके अंदर क्या सिखाया जाता है? क्योंकि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन इंडस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट है।
इवन स्टोर्स में जो टैगिंग सिस्टम होता है वो अभी लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, बार कोडिंग कैसे होती है, उनको समझने की कोशिश की। अभी देखिए जैसे आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो लोग बहुत कुछ इंटरनेट से जो आपकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आईटी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन से वो तो गैदर कर रहे हैं और दे आर मेकिंग मनी अलॉट इवन फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू ऑल्सो। बट एज अ बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, क्या मैं ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ कि जब मैं इंडस्ट्री में आऊँ तो मुझे वो औरों से अलग बना दे? अभी बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि नाउ द टाइम इज फॉर ग्लोबलाइजेशन। हर कोई यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया में करता है और देन ग्लोबली सेल करता है। तो एक डिपार्टमेंट और है जिसपे लोगों का जनरली फोकस नहीं जाता। आपने प्रोटो के बारे में सुना होगा, प्रोटो डेवलपमेंट हर जगह होता है, बट उस प्रोटो को सर्टिफाई कराया जाता है। जैसे अगर मैं किसी व्हीकल की बात करूँ, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन व्हीकल, ऑफ साइड, ऑन रोड, कहीं पर भी अगर ऑफ रोड व्हीकल्स हैं, कहीं पर भी अगर ये व्हीकल चलते हैं तो पहले हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। उस टेरिटरी से, लाइक उस कंट्री की जो टेरिटरी है वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। जैसे इंडिया में CMVR से, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, माइनिंग कंस्ट्रक्शंस के अपने अलग गैजेट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के गवर्नमेंट के अलग रूल्स हैं। तो वो सारे रूल्स के अकॉर्डिंग व्हीकल डिजाइन होता है, टेस्ट होता है और देन मार्केट में लॉन्च होता है। तो ये जो पूरा टेस्टिंग का प्रोसीजर है और जो सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर है, दैट्स कॉल्ड होमोलोगेशन। होमोलोगेशन की बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो होमोलोगेशन सर्टिफाइड करती हैं, जिसमें विटनेस के लिए लाइक TUV हो गया, IDIADA हो गई। लेकिन जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो हैं आपकी जैसे कि ARAI है, ICAT है, BRD है। इनके अपने डिफरेंट नॉर्म्स हैं, इनकी लैब्स हैं जहाँ पर प्रॉपर पार्ट टेस्ट होता है इंडिया के हिसाब से। सिमिलरली अगर आपको इंडिया से बाहर देना है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ यूरोपियन कंट्रीज का, तो वहाँ पे UNEC सर्टिफाइड व्हीकल्स होते हैं। अब EC रेगुलेशंस अलग है, UNEC रेगुलेशंस अलग है। उनके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई लंबा व्हीकल है तो उसमें RUPD, SUPD करके लैटरल प्रोटेक्शन डिवाइस, रियर प्रोटेक्शन डिवाइस, सो इवन देयर आर सम रेगुलेशंस फॉर मडगार्ड्स टू। तो वो सारा नॉलेज अगर आप पहले लेते हैं तो आपको होमोलोगेशन इंडस्ट्री में एंट्री पाना बहुत ईजी होता है। बट आपको वहाँ पर ट्रिगर करना होगा, वैसे लोगों से कनेक्ट होना होगा और फिर वो नॉलेज गैदर करनी होगी, सो दैट जब आप उस इंडस्ट्री में जाओ देन जस्ट क्रिएट वंडर्स। और वो वंडर क्रिएट करने के लिए पहले आपको अपनी रूट्स और मजबूत करनी होगी। अब इन सारी चीजों को आप अगर अपने अंदर ले भी लेते हो, समझ जाते हो कनेक्शन से सब कुछ, इंटरव्यूज में कैसे क्रैक करेंगे? तो आप वहां बता सकते हैं कि सर ऑल्दो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बट मैंने ये सारा नॉलेज इस तरीके से गेन किया है। अगर आपको कोई चीज नहीं पता, क्लियरली से नो सर आई डोंट नो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव कर जाइए। लेकिन वहां पर ये नहीं करना है जैसा हम वाइवा में करते हैं, मुझे याद आ रहा है मैं बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ मत करिएगा। जितना पता है बताइए, कोशिश करिए प्रैक्टिकल नॉलेज को ट्रांसफर करिए, सो दैट इट विल गिव डिफरेंट वाइब्स और ऑटोमेटिकली पूरा सीन चेंज हो जाता है। अभी जो मेरे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आप लोगों को और बताऊंगा कि और कैसे कैसे नॉलेज आप गेन कर सकते हो, जिससे कि ऑटोमेटिक ही आप एक अलग इम्पैक्ट डालिए और आपकी ज्वाइनिंग इजी हो सके। जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट थोड़ा सा हो सकता है कि मैं भी आपको सारा नॉलेज ना दे पाऊँ, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं कैप्चर हो सकता। बट इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस डेफिनेटली मैं सारी चीजें ट्राई करूंगा। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए चैनल। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा एंड देन यू कैन बी कनेक्ट इजली। मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। मेरा जो 13 इयर्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस है, अब मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में काम किया हुआ है, मैंने माइनिंग इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। राइट नाउ आई एम इन हेडिंग द R&D ऑफ वन ट्रांसपोर्टेशन जर्मन MNC, जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की जाइंट है। इट्स अ बिग कंपनी, TII ग्रुप। सो आई एम हेडिंग द R&D ऑफ दैट कंपनी। और बहुत कुछ है हैवी इंडस्ट्री में, केवल ऑटोमोटिव और ऑटोमोटिव मत सोचिए, उसके अलावा भी बहुत कुछ है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, जिसमें पैकेज भी अच्छा है, आपको नॉलेज भी अच्छा मिलता है और डेफिनेटली आपको एक प्राइड भी फील होता है कि मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो पहली बार में ना हो, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, अब बस लगातार कोशिश करना है। सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी अच्छी जो खूबी होती है वो होती है परसिस्टेंस। वो डगमगाते नहीं,
या मैं अपने हर एक वीडियो में 2 लाइनें बोलता हूं जो मोटिवेशनल होती हैं, लास्ट में थोड़ी सी शायरी होती है, लेकिन अगर आप उनको याद रखें तो वो हमेशा आपको ट्रिगर करती रहती हैं, आगे बढ़ाती रहती हैं अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने गोल की तरफ। आज के लिए मैं आप लोगों को ये 2 लाइनें बोलूंगा। हौसले के तरकश में वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकश में वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। क्या हुआ यदि रास्ते कठिन हैं, क्या हुआ यदि रास्ते कठिन हैं और मंजिल भी दूर है, क्या हुआ अगर रास्ते कठिन हैं और मंजिल भी दूर है, तुम बस अपने जज्बातों की आग जिंदा रखो। आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपके जो जज्बात हैं वो आपके गोल की तरफ है, और अगर आपकी लाइफ का एम ग्रोथ है तो लर्न फ्रॉम नेचर और ऑटोमेटिकली आप ग्रो करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन, and best of luck for your upcoming future and for your next round of interview. Thank you guys, thank you so much for watching this video. Thank you.